जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर नर्सिंग प्रोसेस चैप्टर विद द टॉपिक नर्सिंग डायग्नोसिस। सो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है और क्या होता है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय द नर्सिंग असेसमेंट। तो जिन लोगों ने भी अभी नर्सिंग असेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहले वो वीडियो देख के आए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअली यूज टू आइडेंटिफाई द एटॉमिक लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक कंडीशंस बेस्ड ऑन द पेशेंट प्रॉब्लम। एटॉमिक लेवल कहने का मतलब है कि जो मेन जड़ है, बीमारी की जड़ क्यों हो रहा है, एटॉमिक लेवल उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कौन, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब दूसरा सवाल आता है कैसे, हाउ, कैसे करता है भाई, कैसे। सो नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअली एनालाइजेस द ऑल द डाटा विच इज कलेक्टेड व्हाइल नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में जो भी डाटा कलेक्टेड हुआ है उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज के द्वारा ही हम क्या करते हैं, मेन प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, किस स्टेप में हो रहा है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हो रहा है। आगे समझ में कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग जो भी डाटा अभी तक हमने कलेक्ट किया नर्सिंग असेसमेंट में उसका एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, और इसके बिहाफ पे आगे चल के जो भी हमारी नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगी वो इसी के बिहाफ पे होगी। किसके बिहाफ पे, जो अभी हम एनालिसिस करेंगे और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे नंदा लिखा हुआ है। ये नंदा नंदा डायनेस्टी का नहीं है, ये नंदा है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इन 1992, ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ एंड लाइफ प्रोसेस। देखो क्या कह रहा है, क्लिनिकल जजमेंट। या क्लिनिकल जजमेंट कहने का क्या तात्पर्य है, लाइक वी आर मेडिकल प्रोफेशनल्स। नर्सेस क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो हमने मेडिकल की पढ़ाई की है, तो हम जो भी फैसले लेंगे वो क्या होगा, क्लिनिकली जजमेंट, क्लिनिकली जज होगा, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके बेस पे, उस नॉलेज के बेस पे हम कोई फैसला लेंगे। तो करके क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, किसी पेशेंट के बारे में, उसकी कोई फैमिली के बारे में, या कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है किसी बीमारी के प्रति, बीमारी एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ। एक्चुअल कहने का मतलब क्या, रियल बीमारी है। दूसरा पोटेंशियल हेल्थ मतलब कि रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आने वाली प्रॉब्लम्स कैसे वो हेल्थ को इफेक्ट करेगी, ठीक है, या लाइफ प्रोसेस को इफेक्ट करेगी। तो इसके रिस्पॉन्स जो पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो इन सब को देख के कैसे जो जजमेंट जो देती है नर्सिस, ठीक है, वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब देखो, नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव द आउटकम फॉर विच द नर्सिस इज अकाउंटेबल। कह रहा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करता है, ये हमको प्रोवाइड करता है कि हम प्रोवाइड का एक बेस देता है, क्या कहता है, एक बेस देता है जिससे हम लोग अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस को फाइंड आउट कर सके, सेलेक्ट कर सके कि हाँ हमको पेशेंट के ऊपर किस तरह के नर्सिंग इंटरवेंशंस करने चाहिए, जिसके लिए नर्सेस क्या अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल कह लो या जिम्मेदारी कह लो, या इनका ही काम है, नर्सेस का ये इनका काम है, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये था डेफिनेशन किसके द्वारा, नंदा के द्वारा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। अब हम लोग पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं, पर्पस क्या है। सो द पर्पस टू एनालाइज द कलेक्टेड डाटा। सबसे पहला मुद्दा, हम क्यों कर रहे हैं भाई नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हम जो भी हमने डाटा तक कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज कर सके। दूसरा चीज, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट नॉर्मल फंक्शनल लेवल स्टेटमेंट। हम लोग इसलिए नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हैं, क्या हम लोग इसलिए एनालाइज कर रहे हैं कि जो पेशेंट का जो नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है वो हमको पता लग सके, है ना। तीसरा चीज क्या है, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहने का मतलब है कि क्लाइंट के स्ट्रेंथ, कि उसकी बॉडी में कितनी जान है, वो कैसे कॉप अप कर पा रहा है, नहीं कॉप अप कर पा रहा है, या उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है ना, चाहे क्यों कॉप अप नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू फॉर्मुलेट द डायग्नोस्टिक वीकनेसेस। यहाँ कहने का मतलब है कि जो वीकनेसेस उसके प्रति हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस आगे फर्दर बना सकें, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी ही पड़ती है ना, तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस को क्या लिख सके, फॉर्मुलेट कर सके, फॉर्मुलेट का मतलब लिख सके। तो दीज आर द 4 पर्पसेस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करते हैं क्या,
टाइप्स की, किसकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देयर आर 4 टाइप्स, एक्चुअल डायग्नोसिस, हारिस डायग्नोसिस, सिंड्रोम डायग्नोसिस एंड वेलनेस डायग्नोसिस। देयर आर 4 टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल डायग्नोसिस का बात करते हैं। ये क्या एक्चुअल डायग्नोसिस का, तो एक्चुअल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, द प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली एग्जिस्ट इन द पेशेंट्स बॉडी विच इज आइडेंटिफाई बाय द व्हाट, बाय द साइन एंड सिम्टम्स। कहने का मतलब है कि पेशेंट के शरीर में सच में बीमारी है, ठीक है, उस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको कैसे पता लगी, बाय द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जो पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगी, दर्द होगा, बुखार होगा, किसी भी तरह का, ठीक है, एक साइन एंड सिम्टम्स हुआ, तो इसके बेसिस पे हमको पता लगता है क्या कि एक्चुअल डायग्नोसिस की कंडीशन में आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे आप इससे प्रॉपर्ली याद भी कर सकते हो। एक्चुअल डायग्नोसिस, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम अभी है, फोकस कहाँ पे, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, और हमको पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्या, हाई रिस्क डायग्नोसिस। इसमें क्या होगा, तो हाई रिस्क डायग्नोसिस में क्या होता है कि लाइक पेशेंट को कोई बीमारी अभी है नहीं, बट मे बी पेशेंट में डेवलप एनी इन्फेक्शन और डिसीज इफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट फॉलोड और नॉट टेकन। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है, हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तब मे बी पेशेंट को बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, डेवलप हो सकता है इन फ्यूचर। ऐसा भी हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन रिस्क है। तो ये कह रहा है कि हाई रिस्क डायग्नोसिस, ठीक है। पोटेंशियल प्रॉब्लम कह रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, हुआ नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे एब्सेंट होंगे साइन सिम्टम्स। क्यों एब्सेंट होंगे भाई, प्रॉब्लम जब हुआ ही नहीं है तो साइन सिम्टम्स कहाँ से आएंगे। तो ये हाई रिस्क की बात कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाई रिस्क इन्फेक्शन रिलेटेड टू लो इम्यून सिस्टम। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें भी आप एक्चुअल डायग्नोसिस में लिख सकते हो कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंसीजन और सर्जरी। हाँ, अब देखो सिंड्रोम डायग्नोसिस की बात करते हैं। सिंड्रोम डायग्नोसिस मतलब क्या है ना, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे मानसिक तनाव, फिजिकल, मेंटली, सोशियली, स्पिरिचुअली, इंसान हर तरीके से परेशान होगा। अलग अलग साइन सिम्टम्स देखने को मिले। देखो साइन सिम्टम्स में क्या देखा है, प्रेजेंट है क्लस्टर कहने का मतलब बहुत सारे अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेप पोस्ट ट्रोमेटिक सिंड्रोम आप कह सकते हो, कि रेप होने के बाद फिजिकली आदमी तो प्रताड़ित हुआ ही, लेकिन मेंटली प्रताड़ित हो रहा है, सोशली प्रताड़ित हो रहा है ना, अलग अलग में भी कोई फर्दर बीमारी भी डेवलप कर रही है शरीर में, है ना। तो चांस का कोई बात अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एक साथ जो अलग अलग सिम्टम्स दिखता है, और फिर जब इंसान मेंटली परेशान है, डिप्रेस हो सकता है, मेनिया हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, इंसान की बाइपोलर डिसीज भी हो सकती है। तो क्लस्टर, बहुत सारे आपको एक ही इंसान में एक प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ क्लस्टर लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्या है, वेलनेस डायग्नोसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेलनेस डायग्नोसिस। वेलनेस डायग्नोसिस मींस क्या है कि मेंटेनिंग और इनहेंसिंग द वेलबींग। हम क्या करते हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल को, या जो हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, कम्युनिटी, इंडिविजुअल है, जो भी है, तो इनकी लाइफस्टाइल को क्या मेंटेन करना, स्वस्थ रखना, और क्या कर रहा है, इनहेंसिंग। और मेंटेन तो करना ही, इनहेंस हो सकता है तो इसको इनहेंस भी करना है। फॉर लाइक एक्सप्रेस रेडीनेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक न्यूबॉर्न बेबी है या बेबी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बेबी होने वाला है, आपको था एक, लेकिन होते हैं ट्विंस, तो एक सरप्राइज की बात है। लेकिन अब आपका बजट एक का था, लेकिन अब आपको क्या करना, 2 को संभालना है, तो आप उसको क्या बेटर केयर दोगे या एटलीस्ट मेंटेन करोगे, है ना। तो ये क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं कि बिलो ले एक्सपेक्टेशन जाना है, एक्सपेक्टेशन या तो एक्सपेक्टेशन में रहना या एक्सपेक्टेशन के अबव जाना है, इसका ये कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि 3 एक्टिविटीज इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में 3 एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं वो देखने वाली चीज है। पहला जो शुरू से हम लोग बोलते थे डाटा एनालिसिस, पहला क्या होता है, डाटा एनालिसिस होता है। दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, पहले डाटा जो भी हमने असेसमेंट में जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एनालाइज करने उसमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। जब प्रॉब्लम फाइंड आउट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जब हो जाता है तो फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। अब हमारा अगला क्या होगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमको सीखना है। तो अभी आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस रिटन इन फॉर्मेट। जैसे पहले हमने कहा कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, तो पेस के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में, पेस।
PES, याद रखना है कि पेस के फॉर्मेट में ही, PES पेस के फॉर्मेट में ही हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। और ये पेस क्या है, तो प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर इटियोलॉजी और S फॉर साइन एंड सिम्टम्स। और यही जो हमारा पेस है, पेस ये हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, तो आप क्या बोलोगे, पेस, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम क्या है, द नर्स स्टेट्स द एरिया क्लियरली एंड कंसाइजली इन विच द प्रॉब्लम, कहने का मतलब है कि नर्स क्या करती है कि जो मेन प्रॉब्लम उसको फाइंड आउट करती है और बताती है। काफी कौन सा, ऐसा नहीं कि हाँ आपको बहुत सारे साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप सभी सिम्टम्स लिख दोगे, नहीं, आप उससे प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, भाई ये क्यों अराइज हो रहा है, ठीक है, क्या करें, कंसाइज, मतलब छोटा कर दोगे सब चीज को, मेन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, मेन एरिया, किस एरिया में प्रॉब्लम उसको फाइंड आउट करोगे। तो मेन हम क्या करें, प्रॉब्लम को हम लोग कैच कर रहे हैं। नेक्स्ट पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इटियोलॉजी को लिखते हैं। प्रॉब्लम में क्या आता है, इटियोलॉजी, कि मेन प्रॉब्लम क्या है मेरा, कि मुझे लाइक पेन है, लेकिन क्यों भाई पेन है, जैसे घुटनों में मेरे पेन है तो उसका मेन कॉज क्या है, लाइक यूरिक एसिड बढ़ गया है दैट्स जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या मुझे चोट लगी इसलिए जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या बोन वीकन हो गया है इसलिए पेन हो रहा है, मैं कॉज क्या है, व्हाट आर द इटियोलॉजी, ठीक है। तो इटियोलॉजी टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम के कॉज को फाइंड आउट करना। अब देखो इसमें देखने वाली क्या बात है कि जैसे कि हर एक इंसान का ना कि कॉज अलग हो सकता है, लाइक मुझे एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, लाइक एज्यूम कर लो कि सब्जेक्ट ए कोई है उसको एंजाइटी है और सब्जेक्ट बी जो मैं हूं मुझको भी एंजाइटी है, ठीक है, लेकिन दोनों की एंजाइटी ऐसा तो नहीं एंजाइटी है तो एक ही कारण होगा, अलग अलग कारण भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो सब्जेक्ट ए है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है इसलिए उसके अंदर एंजाइटी है, और जो कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है इसलिए मुझे एंजाइटी है, तो दोनों की एंजाइटी दोनों को है, लेकिन दोनों का जो कॉज है वो अलग अलग है। अगर कॉज हटा दो तो एंजाइटी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम लिखते हैं और दूसरे हम लोग क्या लिखते हैं, इटियोलॉजी लिखते हैं। याद रखना कि अगर सेम प्रॉब्लम है जरूरी नहीं कि इटियोलॉजी भी सेम होगी, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट हमारे हम लोग लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। नर्सिंग डायग्नोसिस के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स लिखते हैं। ये क्या है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण जो आपको दिख रहे हैं बीमारी में, वो सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं। और मान के चलो अगर फीवर आता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है तो आप क्या लिखते हो, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ऐसे आप लिखते हो ना, क्यों, क्योंकि ये सेम सिम्टम्स है। ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लाइक यहाँ लिख लेना, इट कैन बी सब्जेक्टिव और इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, दोनों तरीके से हो सकता है। सेम सिम्टम्स या तो जो हम ऑब्जर्व करें वो, या जो पेशेंट बता रहे हैं वो, दोनों हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर इटियोलॉजी लिखते हैं और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे सिम्टम्स लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि नंदा एक्सेप्टेड नर्सिंग डायग्नोसिस, कि नंदा ने कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस अपनाई है, क्यों अपनाई है, उसमें क्या फीचर है। तो सबसे पहले नंदा, इसके बारे में बात करते हैं, नंदा डायग्नोसिस। तो इट इज ए लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस मेड बाय नंदा। कह रहे हैं कि नंदा डायग्नोसिस एक ऐसी डायग्नोसिस की लिस्ट है जो कि नंदा के द्वारा बनाया गया है, समझ रहे हो। नंदा डायग्नोसिस की कैसी लिस्ट है जो कि नंदा के द्वारा बनाई गई है। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी किया, समझो ध्यान से, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने एक ऐसी लिस्ट जारी की, ठीक है, जो कि डायग्नोसिस के बारे में थी, और पूरे विश्व भर में वो प्रसिद्ध हुई, पूरे विश्व भर में उसको फैलाया गया। वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेके आपका कनाडा, इवन नेशनली भी हर जगह, आज के डेट में हर जगह क्या ये एक्सेप्टेड है और लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे देखो बेनिफिट क्या है। तो डायग्नोसिस प्रोवाइड्स कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल नर्सेस, और जितने भी नर्सेस, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, नॉट नर्सेस लाइक डॉक्टर्स, मैं, तुम सब लोग, तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज दे रही है, एक कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। गॉट इट। अब देखो, इट इज यूज ड्यू टू, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, नंदा डायग्नोसिस का क्यों इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली इट हेल्प्स nurses to learn, teach and to communicate with each other using the common terminology। जैसे कहना यहाँ बात की ना टर्मिनोलॉजी की, वही बात है कि ये क्या है, नर्स को हेल्प करता है कि वो किसी को पढ़ा सके या कुछ चीज़ों को ग्रैस्प कर सके, सीख सके,
या दूसरे नर्सेस से कम्युनिकेट कर सके while using what कॉमन टर्मिनोलॉजी। लाइक जो फीवर को हम पायरेक्सिया इंडिया में बोलते हैं कि हाँ बॉडी हीट हो रही है, उस फीवर का, उस पायरेक्सिया का मतलब यूनाइटेड स्टेट में भी वही होगा। लाइक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एपनिया, डिस्पेनिया, पॉलीयूरिया, मैक्चुरेशन, जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो जिसका मतलब जो इंडिया में जो मतलब होगा वही सेम मीनिंग यूनाइटेड स्टेट में होगा, कनाडा में होगा, आपका इंग्लैंड में होगा, आपका जर्मनी में, हर जगह वो सेम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आसानी है कि हाँ अमेरिका के नर्स को भी मैं बोल सकूँ कि हाँ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या पैरेक्सिया, लाइक आई हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लाइक माय सिम्टम्स, लाइक देयर इज अ टेकिकार्डिया। ठीक है, या ऐसे मैं बताऊंगा तो वो समझ जाएगा टेकिकार्डिया। अब मैं उसको बोलूंगा कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, वो क्या समझेगा? तो लेमन, ये तो आम भाषा हो गया। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि टेकिकार्डिया है, या मैं कहूँ मेरी बीपी बहुत बढ़ी, तो नहीं समझेगा। ठीक है, अपनी भाषा में कहूँगा मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, तो क्या समझेगा? लेकिन अगर मैं उस किसी अगर कैनेडियन नर्स, अगर उसको मैं ये बोलूँ कि दोस्त या फ्रेंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो समझ जाएगा हाइपरटेंशन का मतलब। तो ये क्या होता है कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फिर क्या है, यूजिंग कॉमन टर्मिनोलॉजी इनहेंस द यूज ऑफ कंप्यूटर। और कॉमन टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं, पहले लिख के भेजने में भी दिक्कत होता था, क्या क्या लिखना पड़े, कैसे लोग समझे। तो ये क्या, कॉमन टर्मिनोलॉजी को हम राइट डाउन कर देते, किसी को सेंड कर देते, तो कंप्यूटर यूज भी इससे बढ़ा नर्सिस के लिए। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी रखना है कि हाँ मैंने एक बार कलेक्ट करके रख दिया तो दूसरा भी उस इन्फॉर्मेशन समझ सकता है ना। ऑल नर्सेस कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग द डायग्नोस्टिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नॉलेज टू इम्प्रूव द नर्सिंग केयर। ये कह रहा है कि इस चीज को हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि सारे नर्सेस एक साथ आके एकजुट होकर काम कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, जो है जो प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग, उसको शेयर कर पाते हैं। ठीक है, अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं। क्या पता सामने वाले को कुछ ऐसा पता जो मुझे नहीं पता, कुछ टर्म मुझे नहीं पता, तो मुझे बताएगा तो टर्म मैं सीख जाऊंगा, या सामने वाले को नहीं पता होगा तो मैं उसको बताऊंगा तो वो सीख जाएगा। समझ रहे हो? उसको नहीं पता तो वो मुझे बताएगा तो मैं सीखूंगा, मुझे नहीं पता तो वो बताएगा। तो ये क्या हो रहा है, नॉलेज एक दूसरे टेस्ट भी हो रहा है, रिफाइन भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है ना। और इससे क्या डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो कैटेगरीज जो उसमें इन्हेंसमेंट आएगी, और उसमें इन्हेंसमेंट आएगी तो जो हम नर्सिंग केयर जो दे रहे हैं उसमें क्या होगा, इन्हेंसमेंट आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोमेन्स ऑफ नंदा डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें एक लिस्ट आती है, फर्दर कुछ पॉइंट्स का लिस्ट है, 20-25 पॉइंट्स होंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर 10 कमेंट भी आते हैं कि गिव मी द लिस्ट ऑफ नंदा डायग्नोसिस, ठीक है, नंदा डायग्नोसिस की हमको लिस्ट चाहिए तो मैं वो लिस्ट जरूर दूंगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कम से कम 10। हाँ, तो अब बात करते हैं डोमेन्स ऑफ नंदा। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन के कुछ उन्होंने डोमेन्स बनाए। ठीक है, तो कितने डोमेन्स बनाए? तो 13 डोमेन्स बनाए, 13 डोमेन्स बनाए। तो डोमेन्स क्या है? तो बोर्ड कैटेगरीज है, ठीक है, जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेज को दर्शाती है या उसके अंतर्गत काम करती है। वो कौन कौन से ह्यूमन रिस्पॉन्सेज है या वो 13 डोमेन्स क्या है देखते हैं, आइए। नाउ हैव अ लुक on the 13 domains. What are the domains of Nanda diagnosis? तो सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्या है? एक्चुअली फोकसेस ऑन द पेशेंट हेल्थ, लाइक उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी या कैसे जल्दी से जल्दी ठीक होगा, अपने जो उसका जो कंडीशन था, जो नॉर्मल कंडीशन, ऑप्टिमम हेल्थ कैसे अचीव करेगा। दूसरी चीज है न्यूट्रिशन, व्हाट द पेशेंट इज टेकिंग, इनटेक क्या है, यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का कैसा है, वो सारी चीजें। फिर एलिमिनेशन और एक्सचेंज, ये क्या होता है? एड्रेस करता है, ये क्या एड्रेस करता है कि उसका जो पाचन तंत्र है, जो एक्सचेंज, जो एलिमिनेशन, जो रफे सिस्टम है तो ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर्ली एलिमिनेशन हो, बॉडी जो वेस्ट है एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, एक्टिविटी एंड रेस्ट। एक्टिविटी रेस्ट का मतलब कि आपने सुना होगा कि अगर बॉडी ज्यादा देर तक अगर रेस्ट में रहेगी तब प्रॉब्लम, ज्यादा देर काम करेगी तब प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करना है कि हमको पेशेंट है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं, यहाँ क्या है एक्टिविटीज, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज कोई भी हम करते हैं तो बॉडी में अच्छी मोबिलिटी बनी रहती है, सब कुछ अच्छा चलता है। और फिर जब एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके बाद हमको रेस्ट भी उसको देनी है बॉडी को, जो एनर्जी जो हमारी खर्च हुई है वापस से एनर्जी आ सके, तो दोनों जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? परसेप्शन एंड कोग्निशन। परसेप्शन कहने का मतलब क्या? इट फोकसेस ऑन व्हाट? सेंसरी परसेप्शन, कोग्निटिव परसेप्शन, ठीक है, कोग्निटिव सिस्टम, इस सब चीज पे कौन फोकस करता है? ये परसेप्शन एंड कोग्निशन। फिर क्या? सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन एड्रेस किसको कर रहा है कि पर्सन की सेल्फ स्टीम कैसा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, वो अपने आप से सेल्फ लव कितना करता है, इसी। फिर हमारा क्या है? रोल एंड रिलेशनशिप। रोल एंड रिलेशनशिप किस पे फोकस करता है कि
जो हमारा पर्सन है या पेशेंट है उसका अपने आसपास के लोगों से कैसा रिलेशन है, सोसाइटी में कैसा रिलेशन है, स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को भगवान से बांधा है, या क्या स्टेटस है उसका लोगों से, भगवान से, आसपास की सोसाइटी से, दोस्त से, फैमिली से, ये सब चीज़ें। फिर देखिए सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी कहने का मतलब कि उसका जो सेक्सुअलिटी फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। नेक्स्ट कोपिंग एंड स्ट्रेस। कोपिंग एंड स्ट्रेस कहने का मतलब क्या कि अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का ज़माना चला है, तो उस स्ट्रेस से कोप कर पा रहा है नहीं कर पा, उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ एंड प्रिंसिपल्स, सॉरी लाइफ प्रिंसिपल्स। लाइफ प्रिंसिपल्स क्या है, किसको एड्रेस कर रहा है, एक्चुअली इट एड्रेस लाइक पर्सन का सेल्फ बिलीफ कैसा है, बिलीफ सिस्टम उसका क्या कहता है ना, उसका गोल क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो लाइफ प्रिंसिपल्स में आते हैं। फिर लाइक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। हर किसी को क्या चाहिए, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन चाहिए। अपने इंसान अपने को खुल के कब दिखा सकते जहाँ पे वो अपने आप को सेफ पाता है, और ये तो सबका भाई अधिकार है कि अच्छे से रहना, सुरक्षित रहना। नेक्स्ट हम लोग क्या था, कंफर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कंफर्ट पेशेंट जो है, आप देखते हो बहुत सारे कंफर्ट डिवाइसेस हैं। ठीक है, हमेशा आप जब भी आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, कुछ भी हॉस्पिटल में आप काम भी कर रहे हो, तो आप देखते हो कि पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्यों कि जितना उसको कंफर्ट फील होगा उतना उसको अंदर से अच्छा फील होगा, और अंदर से अगर अच्छा उसको फील होने लगेगा तो जल्दी हीलअप होगा, जल्दी ठीक होगा। मेंटली कंफर्ट चाहिए, फिजिकली कंफर्ट चाहिए, सोशली कंफर्ट चाहिए। नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कैसे इंसान ग्रोथ करेगा, कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, तो ग्रोथ जैसे क्या मेजरेबल चीज़ है, हाइट वेट है ना, मेजर, लेकिन डेवलपमेंट विकास मेजर नहीं हो सकता। तो कैसे एक इंसान कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, कैसे ऐसे आगे बढ़ेगा, ये उस पर फोकस करता है। ये था आपका क्या डोमेन्स, एक प्रॉपर, और भी बहुत कुछ है। अगर आप लोग 10 कमेंट जैसे मैंने कहा अगर आप लोग करोगे तो प्रॉपर एक डिटेल वीडियो, ये तो डोमेन्स मैंने ऐसे आपको 13 डोमेन्स बताना, इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स आती हैं। अगर आप कमेंट करोगे 10 कमेंट, बस 10 अलग अलग लोग, लेकिन नहीं कि एक ही आदमी करे, अलग अलग लोग करेंगे तो प्रॉपरली नंदा जो डायग्नोसिस है तो उसको प्रॉपरली एक अलग वीडियो में बना दूंगा। लास्टली एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। सो हैव अ लुक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस देखते हैं कि इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग डिसीज। मेडिकल डायग्नोसिस किस पे फोकस करता है कि हम लोग डिसीज को फाइंड आउट करें, जबकि नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि इट इज फोकसिंग ऑन द आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिस्पॉन्स। इसमें क्या करें कि ह्यूमन के रिस्पॉन्स को, मतलब सारे सिम्टम्स को, वो क्या फील कर रहा है वो हमको बताएगा, चाहे हम देखेंगे। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग द डिसीज, मेन डर क्या है, डिसीज क्या है, वो चीज। फिर क्या है मेडिकल में, इट स्टेज द सेम एज लॉन्ग एज द डिसीज इज प्रेजेंट। ठीक है, जब तक डिसीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो सॉरी कितने भी दिन हो जाए, ठीक है, कितना भी, एज लॉन्ग एज, वो हमेशा वो डिसीज वैसी ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि इट कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एज द ह्यूमन रिस्पॉन्स चेंज। जैसे कि इंसान के जैसे रिस्पॉन्स चेंज होगा वैसे ही ये दिन में 4 बार 10 बार चेंज हो सकता है। जैसे जब डर लगेगा एंजाइटी क्रिएट होगा, डर दूर होगा। लेकिन बीमारी अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो तो सालों साल चल सकती है ना, हार्ट की दिक्कत, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कई दिनों तक चल सकती है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम तो दिनों तक जीता है उसी को लेके, वो तो चेंज नहीं हो रही, नहीं अभी है फिर बाद में खत्म हो गया फिर आगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है, रिलेटेबल बाय फिजिशियन, सॉरी ट्रीटेबल बाय फिजिशियन विद इन द स्कोप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। ये किसके द्वारा मेडिकल जो डायग्नोसिस किसके द्वारा किया जाएगा, तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर फिजिशियन के द्वारा किया जाएगा, इसके अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है ना, अब ये क्या है, ट्रीटेबल बाय नर्स विद इन द स्कोप नर्सिंग प्रैक्टिस। ये कह रही है किसी द्वारा किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, नर्सिस के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। कौन से स्कोप में, तो नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप में ना। अब देखो, इट डील्स विद द एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी चेंजेस इन द बॉडी। अब ये मेन क्या है, मेन जड़ को पकड़ रहा है कि हाँ अगर पेशेंट को अगर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं तो मे बी यूरिक एसिड, तो इसने क्या मेन पैथोलॉजी को पकड़ा, इसने पैथोलॉजी में नहीं था, इसने मेन पैथो को पकड़ा। ठीक है, ये क्यों बॉडी में ऐसा चेंजेस आ रहा है, तो बॉडी में ऐसे कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब क्या है, इट डील्स विद द पेशेंट परसेप्शन ऑफ हिज ओन। अब इसमें क्या है कि हमको क्या देखना है, पेशेंट अपने बारे में क्या सोच रहा है, तो पॉजिटिव है
नहीं है और वो अपने आप को लेकर पॉजिटिव नहीं है, उसको लगता है कि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होगी, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको समझाना, उसका जो सेल्फ परसेप्शन जो बन चुका उसको तोड़ना, उसके बिलीव को तोड़ना और उसको बताना कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, आप यहाँ से जल्दी घर जा सकते हैं, धीरे बांध के रखिए ना। लास्ट है कि नर्सेज आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। ये क्या कह रहा है कि इसमें नर्सेज जो है, इसमें मेडिकल डायग्नोसिस में नर्सेज क्या है कि बाध्य हैं। वो क्यों बाध्य है भाई? कि जो भी फिजिशियन जो भी चीज़ें लिख के देगा, जो भी प्रिस्क्राइब करेगा, वो थेरेपी या ट्रीटमेंट नर्सेज को क्या होगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो उनको उसका टेक केयर करना पड़ेगा। इट मीन्स दे हैव डिपेंडेंट फंक्शन। इससे हमको क्या पता लगता है कि जो नर्सिस का मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है, कि कोई उनसे बोलेगा तो वो करना पड़ेगा, तो डिपेंडेंट फंक्शन हो गया वहीं पे। और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है कि इट रिलेट्स टू द नर्सिस इंडिपेंडेंट फंक्शन। इसमें नर्स को जैसे लगेगा, जैसे उनको समझ में आएगा, जो भी उनका जो अपना स्टाइल है, जो उनकी पावर्स है, जो उनका जो कर्तव्य है, पावर्स में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, वो खुद ही पे खुद परफॉर्म कर। ऐसा नहीं कि उनको आके ऑर्डर दे रहा है कि तुमको करने, उनका काम है नर्सिंग डायग्नोसिस करना, ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंटली वो इसको करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या नर्सिस डिपेंडेंट थी मेडिकल में, क्योंकि डॉक्टर का स्कोप है, नर्सिस का खुद का स्कोप है, तो नर्सिस यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन की बात, सॉरी इंट्रोडक्शन की बात की, फिर हमने डेफिनेशन की बात की, नेक्स्ट में टाइप्स की बात की, जो कितनी टाइप्स की, 4 टाइप्स की। फिर हमने 3 एक्टिविटीज की बात की कि नर्सिंग डायग्नोसिस की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ बीच में एक चीज छूट गया, आपका पर्पस। अरे यार आप भी याद दिलाया करो यार, क्या छूटा था। हमने 4 पर्पस भी पढ़े थे, जिसमें सबसे मेन पर्पस क्या था कि हमको डाटा को एनालाइज करना था और हमको क्या करना था कि डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना था। टाइप्स में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, एक्चुअल पढ़ा था, हारिस पढ़ा था, सिंड्रोम पढ़ा था, वेलनेस वेलबींग पढ़ा था। और उसके से और क्या 3 एक्टिविटीज क्या, डाटा को एनालाइज करना, दूसरा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तीसरा डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना। फिर हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ डायग्नोसिस, क्या कंपोनेंट्स का पैसा, प्रॉब्लमेटोलॉजी और साइंस सेंटर। फिर नंदा डायग्नोसिस के बारे में बात की, नंदा डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये इसका मतलब क्या है, क्यों आया, क्यों बनाया गया, एवरीथिंग, ठीक है। कॉमन टर्मिनोलॉजी जिससे नर्स सब मिलकर काम करते हैं, और जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो टर्मिनोलॉजी यूके यूएस में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट में डोमेन्स की बात की, कितनी डोमेन्स थी, 13 डोमेन्स याद रखना। फिर क्या डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। लास्ट में हमने क्या बात किया, मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या फर्क है। मेडिकल इसके द्वारा किया था डॉक्टर के द्वारा, और किसके द्वारा किया था, नर्सिंग द्वारा। मेडिकल में नर्सिस क्या थी, डिपेंडेंट थी, लेकिन नर्सिंग में क्या नर्सिस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें हम ह्यूमन रिस्पॉन्स देख रहे थे नर्सिंग में, और इसमें हम लोग मेन कॉज को फाइंड आउट, मेन डिसीज को फाइंड आउट, मेन पैथोलॉजी को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। ये था क्या डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। ये आज की क्लास में हमने पूरा ये सारी चीजें देखी और हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो आई होप जो आज की जो वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। ऐसी मजेदार और इंफॉर्मेटिव विद नोट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छी वीडियो में, अच्छी सी वीडियोस में बनाते रहूँगा। बस आप लोग मेरा आप जी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, खुद भी आपको भी ज्ञान मिलेगा और दूसरों में ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड प्लीज सपोर्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू, जय हिंद।